हम्म। कहाँ तक किए थे बताओ। केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन चल रहा था ना। लुईस स्ट्रक्चर तुम लोग को बनाने बोले थे, प्रैक्टिस करके आए हो? हेलो। सर उसमें बहुत सारा क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा था। क्या कंफ्यूजन हो रहा था बताओ। सर जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 और ये 7 में था, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर बताओ, कौन सा मॉलिक्यूल बी कौन सा है? BF4-। BF4-। ठीक है। तब BF4- में क्या दिक्कत है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली हमको पता है किस पे रहेगा। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखने आता है, आता है। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है ना? बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ। 4। 4। सर 5। 5 है। चलो, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 1s2, 2s2, 2p1। तो इसका आउटर मोस्ट सेल जो है सेकंड सेल, इसमें देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द आउटर मोस्ट सेल। ठीक है। तो मतलब आउटर मोस्ट शेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके ये बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पे अगर तुमको देखें हम लोग, मॉलिक्यूल दिया हुआ है BF4-, और तुम लोग को लास्ट क्लास में बताया था कि फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है ना। फ्लोरीन जब भी होगा तो वो सराउंडिंग एटम की तरह ही बिहेव करेगा, किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको पता है सेंट्रल एटम बोरोन ही होने वाला है। अब 4 फ्लोरीन अटैच्ड है इसके साथ, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। तो 4 फ्लोरीन्स के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आउटर मोस्ट शेल में। तो इसके पास है कितना? न्यूट्रल अगर बोरोन होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास? 3 ही है ना। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तभी तो ये 4 बॉन्ड बना पाएगा। तो इस केस में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किसके ऊपर है बताओ। 4 बॉन्ड अगर बना रहा है तो इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या बोरोन आने वाला है यहाँ पे? बोरोन के माइनस। ऊपर माइनस आएगा। समझ रहे हो बात? तो एक्चुअली में इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा। BF4, मतलब 4 बॉन्ड इस तरह से बने हुए हैं, और ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज। अब ये ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, ये एक्चुअल में ये चार्ज है किसके ऊपर? एक्चुअल में ये चार्ज किसके ऊपर है? बोरॉन। बोरोन के ऊपर है। समझ रहे हो बात? यस सर। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और कौन सा स्ट्रक्चर में डाउट आया? सर लेकिन इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? वो कहीं से भी आए, मेरे हम लोग को उससे मतलब नहीं है ना। हम लोग वो थोड़ी देख रहे हैं कि कहाँ से वो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उसको। हम लोग बस रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी मॉलिक्यूल दे रहा है, वो एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में। तो अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो किस तरह से हम लोग एक्चुअल एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, कैसे बॉन्डिंग होगा, कौन सा एटम सेंट्रल होगा, कौन सा सराउंडिंग होगा, किस पे चार्ज होगा, वो हम लोग प्रेडिक्ट करना है। समझ रहे हो बात? यस चलो सर। और बोलो, और कौन सा स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन था? सर और ऐसा ही सारा क्वेश्चन था, मतलब यही प्रॉब्लम था कि माइनस कहाँ से आ जा रहा है उसमें। माइनस कहाँ से आ जा रहा है? वो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं, चार्ज स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो ये सब तो होते रहता है ना। कैटायंस एनायंस का फॉर्मेशन तो होते रहता है।
कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इस तरह से चार्ज स्पीसीज का तो फॉर्मेशन होगा ही, और उसी से हम लोग स्ट्रक्चर को डिसाइड करने का कोशिश करते हैं कैसे बॉन्डेड होंगे वो सारे एटम्स। और बताओ, बहुत सारे एग्जांपल्स थे उसमें, सारा ट्राई किए हो तुम लोग? हम्म। सर हम्म। सर एक बार आप CO3 2- का बता सकते हैं? वो तो कल ही लास्ट क्लास में ही बताया था। हाँ सर, लेकिन एक बार और आप बता सकते हैं प्लीज सर? CO3 2-, यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें हम बताए थे ना कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में जनरली अगर तुमको ऑक्सीजन दिख रहा हो, तो नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम की जगह ऑक्सीजन पे देना। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा होगा? हमारा कार्बन होगा। अब 3 ऑक्सीजन है इसके साथ, सर तो बोलो। सर आपका आवाज कट रहा था, प्लीज शुरू से बोलिए ना। मतलब यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा होगा? कार्बन। कार्बन। ठीक है। अब इसके साथ 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, इसको सिमेट्रिकली इस तरीके से बना दो। अब हमको पता है कि ऑक्सीजन अगर टर्मिनल एटम होगा, मतलब सराउंडिंग एटम होगा, तो वो कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज बताएं कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज दिख रहा हो, अगर उसमें ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व हो, तो वो नेगेटिव चार्ज किस पे देना है तुमको? जनरली वो ऑक्सीजन एटम पे ही जाता है, सेंट्रल एटम पे नहीं जाएगा। समझ रहे हो बात? यस सर। और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो उसको भी यूज करना है तुमको। तो 2 नेगेटिव चार्ज है, तो किसी 2 ऑक्सीजन एटम पे हम लोग क्या कर दें? -1 और -1 पुट कर दें। ठीक है, समझ रहे हो बात? यस अब सर। जिस ऑक्सीजन पे चार्ज नहीं है वो तो डबल बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ, तो कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ यूटिलाइज हो गया। अब कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है। अब ये दोनों ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले से। अब दोनों के पास अगर एक एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और आ चुका है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इन दोनों के पास हैं। तो और कितने इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत पड़ेगा इसको? ठीक। एक का ही। तो इसलिए ये दोनों क्या बनाएंगे? इस तरह से सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। समझ गए? हाँ सर हाँ। चलो, और बताओ जल्दी से, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स थे, कंफ्यूजन है तो पूछो। ये सब सर स्ट्रक्चर। Al सर वो H- था, एल। H4-। ये भी वैसे ही बनेगा, AlH4-। अब यहाँ भी देख लो, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, बोरोन की तरह ही। तो 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। हाइड्रोजन जब भी रहेगा तो हाइड्रोजन तो सराउंडिंग एटम ही रहेगा, तो इस तरीके से सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन कर दो। और सराउंडिंग एटम है, तो एल्यूमिनियम देखो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूट्रल एटम में होता है। अब यहाँ एक नेगेटिव चार्ज आया, मतलब नेगेटिव चार्ज ये किस पे हो रहा होगा? यहाँ पे एल्यूमिनियम पे, तभी तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया जिसकी वजह से एक और बॉन्ड ये बना सका। समझ रहे हो बात? यस सर। चलो और देखते जाओ जल्दी से, इसमें जितने भी एग्जांपल्स हैं सबका क्लियर होना चाहिए। स्ट्रक्चर ये सब बनाने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब थ्रू आउट पूरे चैप्टर में चलते रहेगा। ये सब स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हर किसी ना किसी फॉर्म में आएगा ही। ठीक है, इसलिए जो भी कंफ्यूजन है इस क्लास में दूर कर लो। बताते जाओ जल्दी, जो जो स्ट्रक्चर्स में डाउट है तो। सर हम्म। सर सर बोलो। NSF होल थ्राइस। NSF होल थ्राइस, ये हाँ सर। NSF3। नहीं सर, ब्रैकेट के बाहर रहती। अच्छा, ब्रैकेट के बाहर 3, मतलब पूरा। हाँ सर ऐसा ही है। ब्रैकेट के बाहर पूरा 3 है। हम्म।
ये स्ट्रक्चर कहाँ मिल गया? हेलो, यस सर। ये स्ट्रक्चर कहाँ दिया हुआ है? सर क्वेश्चन नंबर 49। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है क्या? हाँ सर, इसी पीडीएफ में दिया हुआ है, मतलब इस वर्कशीट में। अच्छा, इनको देख लेता हूँ, कहाँ गया? कौन सा क्वेश्चन नंबर 45? सर 49। अच्छा, 49। NSF होल थ्राइस। हाँ, ये स्ट्रक्चर कुछ मतलब ये सब स्ट्रक्चर कुछ कुछ तुम लोग को बोले थे, याद ही रखना होगा। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, मतलब जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ना, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे कार्बन की जगह जो है नाइट्रोजन और सल्फर रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स तुम लोग को ये याद ही रखना होगा। ठीक है, वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो तुम जब भी इस तरह से कोई भी कंपाउंड इस तरीके से दिया रहेगा ना, तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर ही बनाएगा। तो यहाँ पे देखना, हम लोग कर सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है। एक बार ध्यान रखो, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा और बेंजीन में जो कार्बन एटम्स होता है उसकी जगह पे 3 जगह नाइट्रोजन आ जाएगा और 3 जगह सल्फर आ जाएगा। तो अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे, जैसे यहाँ नाइट्रोजन है तो इसके बाद ऐसे एक सल्फर हो गया, इधर सल्फर आ गया, फिर नाइट्रोजन आ गया, फिर इधर नाइट्रोजन आ गया, और फिर बीच में एक सल्फर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सल्फर जब भी रहेगा, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। 6। तो ऑक्सीजन की तरह ही है, तो ये भी सल्फर को भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या करेगा इस तरीके से, यहाँ पे ये नाइट्रोजन के साथ ये डबल बॉन्ड करता है। ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड करेगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो, ये नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, इधर भी ऑल्टरनेट पोजीशन पे इस तरीके से डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लोरीन है 3 जगह पे, फ्लोरीन है ना, 3 फ्लोरीन है ना यहाँ पे। तो 3 फ्लोरीन देखो नाइट्रोजन से कनेक्ट नहीं होके यहाँ पे सल्फर से कनेक्टेड होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। क्योंकि चलो ये बता दे रहे हैं रीजन, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो नाइट्रोजन के पास क्या बन जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा ना। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। 5 होते हैं। तो 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बन चुका है। अगर ये फ्लोरीन को तुम नाइट्रोजन से कनेक्ट करते तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का यूज होता, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रह जाता। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जनरली वो क्या होता है, अनस्टेबिलिटी की तरफ लीड करता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जनरली वो रिएक्टिव बना देता है मॉलिक्यूल को, और वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके, तो वो अकेला नहीं रह पाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज। ठीक है, क्योंकि वो एक तरह से मॉलिक्यूल को अनस्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग अनस्टेबिलिटी नहीं बोलते हैं उसको, वो रिएक्टिविटी उसका बढ़ा देता है। तो इसलिए यहाँ पे फ्लोरीन जो है ना सल्फर के साथ कनेक्टेड होता है। ये अरेंजमेंट इस तरीके से है। नाइट्रोजन के पास अब देखो एक लोन पेयर है, सारे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इस तरह से बचा हुआ है ना। और सल्फर के पास भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ? 6 होते हैं ना। तो 4 यहाँ पे यूज हो रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है ये, और तो एक लोन पेयर सारे सल्फर पे भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेंजीन टाइप का ही स्ट्रक्चर है, 6 मेंबर रिंग बनता है, ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और 3 फ्लोरीन्स यहाँ पे सल्फर के साथ अटैच्ड है।
और सभी एटम्स नाइट्रोजन और सल्फर जो भी है यहाँ पे सबके पास एक एक लोन पेयर बचा हुआ है। ठीक है, इस तरह का और भी एक दो स्ट्रक्चर होगा ये साइक्लिक वाला। जैसे एक कंपाउंड और होता है B3N3H6, इसका भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से होता है। B3N3H6 बनायो। हम्म इसके ऊपर है, नीचे लगा है। हम्म ये जस्ट उसके ये भी स्ट्रक्चर उसी टाइप का है। इनऑर्गेनिक बेंजीन इसको बोलते हैं हम लोग B3N3H6 को। तो यहाँ भी नाइट्रोजन और बोरोन ऑल्टरनेट पोजीशन पे हैं इस तरीके से। बोरोन, ये बोरोन, ठीक है। फिर नाइट्रोजन आ गया इधर से, नाइट्रोजन, फिर बोरोन और बोरोन। यहाँ पे बेसिकली एक तरह से बैक बॉन्डिंग होता है। बैक बॉन्डिंग मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे H6 है ना, तो सारे सभी जगह पे एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो सभी जगह पे एक एक हाइड्रोजन चला गया। अब देखो बोरोन तो 3 बॉन्ड बना चुका है यहाँ पे, बट 3 बॉन्ड बनाने से इसका क्या हुआ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? 3 बॉन्ड बनाने से इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने आ पाए? 6 इलेक्ट्रॉन आ पाए ना, बोलो। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन आ पाए, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर पड़ा हुआ है। हर एक नाइट्रोजन एटम के पास देखोगे एक लोन पेयर है यहाँ पे इस तरीके से। इस वाले नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और बोरोन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है और उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है। तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जो होता है इस बोरोन के ऑर्बिटल में इस तरीके से डोनेट कर देता है। तो यहाँ पे देखोगे ऑल्टरनेट पोजिशन पे इस तरीके से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से। तो यहाँ पे इस टाइप का, यहाँ भी इस टाइप का तो इसका स्ट्रक्चर देखोगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब रिप्लेस करते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड से, याद है ना, तो उसको कैसे ड्रॉ करते हैं हम? जो डोनर एटम आएगा उस पे क्या आ जाएगा? डोनर एटम पे कौन सा चार्ज आता है, बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और एक्सेप्टर एटम पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो इस तरीके से यहाँ पे ये स्ट्रक्चर तुम लोग को कुछ इस टाइप का मिल रहा होगा। बुक में इस तरीके से स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया रहता है। ठीक है, तो जो भी डोनर एटम्स हैं, देख लो डोनर एटम सारा नाइट्रोजन है, तो सारे नाइट्रोजन पे यहाँ पे देखोगे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। और एक्सेप्टर एटम पे क्या आ जाएगा? एक्सेप्टर एटम कौन है यहाँ पे? कौन है एक्सेप्टर एटम, बताओ? बोरोन है, तो बोरोन पे देखोगे यहाँ पे इस तरीके से हर एक बोरोन पे एक नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से ये एक्चुअल में ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब रिप्लेस किए कोवेलेंट बॉन्ड से, तो इस तरीके से चार्ज चार्ज हमको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, चार्ज शो करना पड़ेगा फिर। तो ये B3N3H6 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये भी कुछ उसी टाइप का स्ट्रक्चर है, दिख रहा है ना? यस। ठीक है, इसको देखो, इसका कॉमन नेम भी है, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये आगे जरूरत पड़ेगा। इसको बोराजोल बोला जाता है। ठीक है, बोराजोल। और बेंजीन की तरह ये दिखता है स्ट्रक्चर, इसलिए इन ऑर्गेनिक बेंजीन भी इसको बोला जाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। कॉमन नेम इसका बोराजोल है, या फिर इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बेंजीन जैसा ही स्ट्रक्चर है, बेंजीन के तरह ये रिसेंबल करता है, इसलिए इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ये आगे पी ब्लॉक वाला सब चैप्टर जब पढ़ोगे तो ये आएगा वहां पे। चलो और बताओ, और कौन कौन सा स्ट्रक्चर में डाउट है? कुछ कुछ देखो स्ट्रक्चर्स टिपिकल होते हैं, जैसे ये सब स्ट्रक्चर्स है, ये सब याद ही रखना पड़ेगा तुमको, क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर को हम अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम जो जिस
हिसाब से ऑक्टेट कंप्लीट करना ही सोल क्राइटेरिया नहीं होता है, समझ गए? ऑक्टेट कंप्लीट करना ही सोल क्राइटेरिया नहीं होता है स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का। कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो तुमको लर्न करना ही पड़ेगा। जैसे ये सब स्ट्रक्चर अगर तुमको कहीं दिख जाएगा तो जब तक स्ट्रक्चर याद नहीं है वो एग्जैक्टली वैसे नहीं बना सकते हो तुम अपने मन से, ठीक है? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने का तो तरीका बहुत सारा अलग अलग हो सकता है, पोजिशनिंग एटम्स का अलग अलग कर देंगे हम लोग, बट उस तरीके से वो अरेंजमेंट नहीं होता है ना एटम्स का। जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है उसी फॉर्म में उसको ध्यान रखोगे ना, समझ गए बात? यस सर। तो इसलिए इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि इस रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे तो स्ट्रक्चर बन जाएगा। वैसा कोई रूल यहाँ बता भी नहीं रहे हैं हम, या वैसा कोई रूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बस जनरलाइज करके हम लोग कुछ कुछ बताते हैं पॉइंट्स, उन सब पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है। वो भी हर मॉलिक्यूल के केस में वो अप्लाई नहीं होगा, समझ रहे हो बात? कुछ कुछ केसेस में, जैसे ये सब ये सारे एग्जांपल्स जो अभी जो साइक्लिक वाले बनाए, ये सब टिपिकल मॉलिक्यूल्स हैं। ये सब के स्ट्रक्चर्स जब तक तुम याद नहीं रखोगे, ध्यान में नहीं रखोगे, तो ये नहीं बना पाओगे एक बार में, अगर दिख गया इस तरह से तो। ठीक है, अब देखो, अब एक बार अगर ये बना लिए स्ट्रक्चर्स, ये सब स्ट्रक्चर्स देख लिए, तो अब दोबारा कभी आएगा तो अब बना सकते हो ना। ये B3N3H6 अगर कभी दोबारा बनाना पड़े, अब स्ट्रक्चर याद होगा या नहीं, बताओ? तो यही चीज है, इसलिए तुम लोग को बोले थे सारे स्ट्रक्चर्स एक बार बना लेना। जैसे H2S2O8 का स्ट्रक्चर बनाया हो तुम लोग? H2S2O8 का कौन कौन बनाया? हम्म, कोई बनाया हो? सर हम 58 तक ही बनाया है। क्यों? H2S2O8 इसको मार्शल्स एसिड बोला जाता है, कॉमन नेम है इसका, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर ट्राई करो तो एक बार, मार्शल्स एसिड ट्राई करो एक बार स्ट्रक्चर बनाने का। देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम किसको बना रहे हो? कौन सा एलिमेंट होगा जो सेंट्रल एटम बनेगा इसमें? हम्म, सल्फर। सल्फर। दो सल्फर है यहाँ पे, तो दो सल्फर को ऐसे लिख दो यहाँ पे, इस तरीके से हम लिख दे रहे हैं, दो सल्फर है। अब इसके सराउंडिंग में 8 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो सल्फर के साथ क्या करें हम लोग, एक एक OH जोड़ देते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये एक एसिड है तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ इस तरह से अटैच्ड होगा। अब सिमेट्रिकल अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक है। अब ऑक्सीजन देखो 8 है टोटल, तो 2 तो यूज हो चुका है, 6 बचा है। अब 6 बचा है तो कैसे करेंगे? देखो, ऑक्सीजन हमको पता है कि अगर वो टर्मिनल एटम की तरह बिहेव कर रहा है तो 2 बॉन्ड बनाता है हमेशा। तो ये दोनों ऑक्सीजन का तो 2 बॉन्ड बन चुका है। अब सिमेट्रिकली अगर सोचें तो सल्फर के साथ एक डबल बॉन्ड O दे देते हैं इधर। 4 ऑक्सीजन बचे हुए हैं हमारे पास, नहीं 4 नहीं 6 बचे हुए हैं। तो 2 ऐसे दे दिए हम लोग इस सल्फर के पास, और 2 यहाँ पे डबल बॉन्ड करके इस सल्फर के पास दे दिए, ठीक है? तो इस तरीके से 4 और 2 6 ऑक्सीजन यूज हो चुके हैं। अब देखो, अब 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है सिर्फ, और हाइड्रोजन तो यूज हो चुका है। अब सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 और 5 इलेक्ट्रॉन ये यूज कर चुका है दोनों। अब दोनों के पास क्या बचा है? एक एक इलेक्ट्रॉन ही बचा हुआ है ना, मतलब दोनों सल्फर जो है एक बॉन्ड और बना सकता है ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन जो है हमको पता है कि कोई भी ऑक्सीजन एटम लेंगे तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा मिनिमम। कैसे करोगे? तो अब बाकी जो रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन है वो कहाँ पे जाएंगे? ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में ही जाएगा, बीच में ही जाएगा ना। और सर तो अब यहाँ से इस तरीके से 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन को इस तरीके से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, देखो ये ऑक्सीजन है, इधर एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड ये,
ये ऑक्सीजन है, इधर एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड। देखो सल्फर भी 6 बॉन्ड यूज कर लिया अपना, ऑक्सीजन का भी 2 बॉन्ड पूरा हो गया। तो ये स्ट्रक्चर होता है H2। और ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है ना यहाँ पे, इसको ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसको पेरोक्साइड बॉन्ड बोला जाता है। पेरोक्साइड लिंकेज या पेरोक्साइड बॉन्ड। ठीक है। तो जैसे क्वेश्चंस तुमको डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा इसमें कि H2SO8 या मार्शल्स एसिड में मार्शल्स एसिड का स्ट्रक्चर बताओ। क्वेश्चंस इस फॉर्म में पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ पर ऑक्सी लिंकेजेस, जैसे ये क्वेश्चन आ भी चुका है, इन H2S2O8 बताओ। तो कितने नंबर ऑफ पर ऑक्सी लिंकेज मतलब पर ऑक्साइड लिंकेज ये है इसमें। तो कितने नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज दिख रहे हैं, कितना पेरोक्साइड लिंकेज है इसमें बताओ। 1। 1। तो इसका आंसर ये। तो जब तक ये स्ट्रक्चर नहीं जानोगे तो ये सब क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हो। एक बार स्ट्रक्चर पता है तुमको तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछा जाएगा। डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता है किसी भी क्वेश्चन का, तुमको इसी फॉर्म में पूछा जाएगा क्वेश्चंस। समझ रहे हो बात। जैसे एक क्वेश्चन ये देते हैं, जैसे इसका बनाना इसी से रिलेटेड है H2S2O7। ये कंपाउंड के बारे में सुने हो H2S2O7? हम्म, नो सर। नहीं सुने हो। ये ओलियम होता है। ठीक है, इस कंपाउंड को बोला जाता है, ये कंपाउंड है, कॉमन नेम इसका ओलियम होता है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तुमसे नंबर ऑफ, इस तरीके से क्वेश्चन, SOS बॉन्ड्स इन H2S2O7। चलो पहले इसका सर 1। स्ट्रक्चर, हाँ पहले स्ट्रक्चर ट्राई कर लो, उसके बाद ही ये आंसर दे सकते हो। जब तक स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे तब तक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हो। सर क्या? पेरोक्साइड, सर 1 होगा आंसर। 1। तो इसी तरीके से है, मतलब देखो स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है, उसमें 2 ऑक्सीजन बच गया था, अब यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन बचा हुआ होगा। ये OH, यहाँ पे OH। ठीक है, इसके पास भी 2 ऐसे, तो यहाँ भी 2 ऐसे। अब टोटल 3 3 6 ऑक्सीजन यूज हो चुके हैं, 7 ही ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो बीच में तो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन जा पाएगा ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, नंबर ऑफ सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड्स। तो SOS वाला जो बॉन्ड है ये SOS बॉन्ड कितना है इस मॉलिक्यूल में बताओ। 1। 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। सर समझ गए बा? सर पेरोक्साइड बॉन्ड जो है वो वीक है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? हेलो हेलो। सर, वो जो पेरोक्साइड बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि वीक? वो मॉलिक्यूल स्टेबल है कि अनस्टेबल? स्टेबल मॉलिक्यूल है, स्टेबल है तभी तो वो एग्जिस्ट कर रहा है ना। रिलेटिवली डबल बॉन्ड से तो वीक होता है ना। स्ट्रेंथ तो ऐसे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है उससे तो ये वीक होगा रिलेट, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड वाला जब भी होगा तो वो डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में तो वीक ही होगा। समझ रहे हो बात। इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है तो ये रिएक्टिव ज्यादा होते हैं। पेरोक्साइड बॉन्ड्स जो होते हैं, अगर रिएक्शन होगा तो ये पेरोक्साइड बॉन्ड टूट सकता है आसानी से, क्योंकि रिएक्टिव होता है। रिलेटिवली डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में ये वीक है, तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर सकता है। समझ रहे हो बात। यस सर। रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्टिविटी इनका ज्यादा होता है इस टाइप के बॉन्ड्स का।
चलो अब एक और दे रहे हैं इसमें, तुम लोग बना के आए ही नहीं हो कुछ। ClF3O2, चलो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। ClF3O2, ClF3O2 बना रहे हो? यस सर। आया कुछ? सेंट्रल एटम किसको बना रहे हो? क्लोरीन। क्लोरीन। फिर क्लोरीन सेंट्रल एटम हो गया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में हमको पता है 7 इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। इलेक्ट्रॉन। तो अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये दोनों क्या बन जाएगा? सराउंडिंग एटम साइड बनेगा। एटम। ठीक है, तब ऑक्सीजन अगर साइड एटम है तो ये क्या बनाएगा? इस तरीके से डबल बॉन्ड ही बनाएगा। डबल बॉन्ड। फ्लोरीन हमको पता है सराउंडिंग एटम ही है, वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो सिंगल बॉन्ड इस तरह से फ्लोरीन को कर दो, कहीं भी 3 जगह ऐसे लगा दो। अभी शेप से मतलब नहीं है, कोई भी 3 हम लोग इस तरीके से कर देंगे, ये स्ट्रक्चर आएगा। ये आएगा सर ना? ये हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल हो गया ना? हम्म। ये हाइपरवैलेंट हो गया ना मॉलिक्यूल? या हाँ, अगर किसी भी एटम का देखोगे कि 8 से ज्यादा है, आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गया तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा? हाइपर वैलेंट। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे देख लो, क्लोरीन जो होगा इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? सारा बॉन्ड्स टोटल काउंट कर लो। 7। 14। 7 बॉन्ड्स है, तो 7 इंटू 2 कर दोगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो ये बेसिकली लुइस का जो रूल है, या लुइस थ्योरी जो था उसका एक्सेप्शन हो गया ना, कि वो बोला था कि इस टाइप के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे जहाँ पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। लेकिन ये सब तो एग्जिस्ट कर रहा है ना नेचर में। ठीक है, हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ आ रहा है ये सब चीज? यस सर। बहुत सारा और भी है, तुम लोग जेनॉन के कंपाउंड्स हैं। चलो एक कंपाउंड दे रहा है तुमको, ये सब बनाना। जैसे आयोडीन से रिलेटेड कुछ कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे ICl4 दिया गया, ICl4-। ठीक है, या एक और कंपाउंड दे रहा है तुमको I3-। ठीक है, बनाओ तो ट्राई करो तो एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं बनता है या नहीं। दूसरा दे रहे हैं हम Cl2O7। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर दे रहे हैं H2SO5। ठीक है, चलो इतना ट्राई करो, उसके बाद बाकी तुम लोग बना लेना वहां से। जैसे क्वेश्चन, जैसे इसमें चलो पहले बनाओ, सारे स्ट्रक्चर्स बनाओ इन चारों का, फिर देखेंगे क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा।
सर सर हम्म सर I3 माइनस छोड़ के सारा बन गया, मतलब ट्राई करो, I3 माइनस भी ट्राई करो। इनको और दे रहे हैं N2O5 भी बनाना, N2O5। बन गया सर। बन गया। चलो चेक करो, ICl4 माइनस में सेंट्रल एटम किसको बना रहे हो? आयोडीन। आयोडीन। आयोडीन को। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो 4। यस सर। सर हैलोजन। हाँ हेलोजन है, तो क्लोरीन के साथ इस तरीके से मान लो ये ऐसे 4 बॉन्ड बना लिया। 4 बॉन्ड कैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सेंट्रल आयोडीन हो गया, यहाँ पे इसके साथ 4 क्लोरीन ऐसा अटैच्ड होगा। Cl इधर, ये Cl और ये Cl। नेगेटिव चार्ज किस पे दे रहे हो? आयोडीन। सेंट्रल एटम पे आयोडीन ही पे। जाएगा, पर क्योंकि क्लोरीन पे अगर नेगेटिव चार्ज दे दोगे तो उसको बॉन्ड बनाने का फिर तो जरूरत ही नहीं है ना। क्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 है, नेगेटिव चार्ज दे दिया तो 8 तो हो ही जाएगा, तो बॉन्ड बनाने की जरूरत है क्या उसको? बोलो। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आयोडीन पे हो गया, तो आयोडीन पे ऐसे पूछा जाएगा कि ICl4 माइनस में जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने होंगे, बताओ तो। नंबर ऑफ लोन पेयर्स सर 2। ऑन द सेंट्रल एटम। तब देख लो सेंट्रल एटम यहाँ पे किसको बना रहे हो? सर 2 है इस पे। आयोडीन को ही सेंट्रल एटम बना रहे हो, तो सेंट्रल एटम के पास देखो 7 होते हैं, न्यूट्रल अगर होता तो। अब एक नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से 4 को ये यूज किया है, बाकी 4 जो है ये 2 पेयर में इस तरीके से यहाँ पे बचे हुए हों, है ना। 2 पेयर में यहाँ पे इस तरीके से है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स अगर पूछा जाएगा, लोन पेयर्स कितने बचे हुए हैं यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2। 2 तो लोन पेयर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा ऑन सेंट्रल एटम। समझ रहे हो बात? तो जब तक स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे तो क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलो I3 माइनस बना है किसी का? अब हाँ I3 सर। माइनस है, 3 आयोडीन के ही एटम्स हैं, तो चलो 3 आयोडीन के एटम्स हैं, तो कोई एक आयोडीन तो सेंट्रल एटम बनेगा ही, बनेगा ना। तीनों में से कोई एक आयोडीन तो सेंट्रल होगा ही।
ठीक है। अब देखो Yes, sir. आयोडीन, ये जो साइड वाला 2 होगा ये हेलोजन है, तो ये क्या करेगा, इस सेंट्रल एटम के साथ, सेंट्रल आयोडीन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना लिया, ऑक्टेट, तो उसका कंप्लीट हो गया। अब जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज तो बीच वाले पे ही रहेगा, यस और नो? क्योंकि साइड वाले पे नेगेटिव चार्ज दे दोगे तो उसको बॉन्ड बनाने की जरूरत है क्या, बताओ? नेगेटिव चार्ज जो रहेगा वो किस पे रहेगा, बीच वाले आयोडीन पे ही रहेगा। अब बीच वाले आयोडीन पे टोटल लोन पेयर्स तुमको काउंट करना है, कितने लोन पेयर्स हो जाएंगे बताओ? टोटल 7 होता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया मतलब 8 हो गया, 8 में से 2 यूज कर रहा है ये, बाकी 3 क्या हो जाएंगे इसके पास, 3 पेयर्स होंगे, Lone pairs. तो 6 इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ है टोटल, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ है मतलब 3 लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम। समझ गए बात? तो क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा, स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चंस रहता है। अभी स्ट्रक्चर ये तो हम लोग सिर्फ अभी लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, रफली कैसे बॉन्डेड होंगे, बट शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, वो सब आगे हम लोग देखेंगे। अभी बस लोन पेयर्स से कंसर्न है हम लोग, कितने बॉन्ड्स बनेंगे, कितने लोन पेयर्स होंगे, उससे कंसर्न है। समझ गए? I3-, Cl, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है Cl2O7, बन गया। हाँ, sir. क्या स्ट्रक्चर है इसमें Cl2O7? क्लोरीन है, क्लोरीन है। अब 7 ऑक्सीजन है टोटल, तो सिमेट्रिकली देखो 3 ऑक्सीजन इसको दे दो, 3 इसको दे दो, क्योंकि मैक्सिमम 3 ही ऑक्सीजन बॉन्डेड हो सकता है इस तरीके से। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसका यूज हो गया, बाकी बच गया 1 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन। ये क्या होगा, वो तो बीच में ही चला जाएगा ना, यही बनाए हो। Yes, यस सर। sir. तो यहाँ पे ये इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। H2SO5 बनाए क्या? जब H2SO5 दिए थे, हम H2SO4 बनाए हैं. H2SO5 बनाओ। बन गया H2SO5 अंशुल? नहीं सर, नहीं, ट्राई सर करो। बना रहा। बनाओ। सर शायद हो गया। शायद हो गया, देखते हैं। चलो H2SO4 का अगर तुम लोग बनाए होगे उससे ही रिलेटेड है।
सर उस H2SO4 S और OH के बीच में एक ऑक्सीजन डाल देंगे। सल्फर H2SO4 का स्ट्रक्चर ये होता है ना, OH और ये OH, ठीक उससे है। सिंगल बॉन्ड OH के बीच में एक हो। हाँ, OH से यहाँ पे S है। एक एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन आ रहा है ना, वो पेरोक्साइड लिंकेज आ जाएगा। यहाँ पे H2SO5 में देखोगे S डबल बॉन्ड हो, एक OH तो एज इट इज रह गया, बाकी एक क्या हो जाएगा यहाँ पे, OOH इस टाइप का रह जाता है, ठीक है। ये ये है H2SO5 का एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज इन H2SO5, तो यहाँ पे एक आ गया ना पेरोक्साइड लिंकेज, और ओ का ये क्या हो गया, पेरोक्सी लिंकेज है या नहीं, बताओ। S सर। चलो, तो ये है H2SO5 का। N2O5 का बना। हाँ सर। कल तुम लोग का देखो, एन लास्ट क्लास में एक NO2 का स्ट्रक्चर बताए थे। NO2 में क्या होता था, नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता था, और इस तरीके से एक डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता था। और ये बताया था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो रिएक्टिव होता है तो दो मॉलिक्यूल्स मिलके इस तरीके से क्या बना लेता है, दो मॉलिक्यूल्स मिलके इस तरीके से, दो NO2 मॉलिक्यूल्स मिलके इस तरीके से क्या बना लेगा, डाइमर बना लेता है ना। यस तो सर। इसको N2O4 बोलते हैं। ये N2O4 बन गया। अब इसी N2O4 से रिलेटेड है N2O5। अब बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा। एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो आ रहा है, वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा, बताओ। क्योंकि नाइट्रोजन तो अपना 5 इलेक्ट्रॉन यूज कर चुका है सारा, समझ रहे हो बात। तो नाइट्रोजन के साथ तो वो ऑक्सीजन कहीं पे इधर बीच में अटैच नहीं हो सकता है, बाहर मतलब साइड में नहीं हो सकता है। तो N2O5 में वो जाएगा कहाँ पे, बताओ। सेंट्रल ही जाएगा ना। NON इस तरीके का बॉन्ड बन हाँ जाएगा यहाँ पे। ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। समझ गए, ऐसा ही बनाया हुआ स्ट्रक्चर। यस सर। तो ये N2O5 का हो गया। HiO3 का स्ट्रक्चर बनाओ। HiO3, सर हो गया। हो गया। यस सर। HiO3 सेंट्रल एटम आयोडीन, ठीक है यहाँ पे। अब एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, और तो हाइड्रोजन को मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड हो, तो एक ऑक्सीजन के साथ चला गया। अब बाकी दो बच गए, तो वो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ। डबल बॉन्ड। और आयोडीन पे जो होगा लोन पेयर बचेगा क्या, 4 एक 5 एक लोन पेयर। दो इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए रहेंगे ना। 5 ये यूज किया है, और 7 होते हैं। एक, ठीक है। नेक्स्ट और भी कुछ प्रैक्टिस करो। H4P2O, H4P2O7, उसका स्ट्रक्चर ट्राई करो। H4P2O7।
हो गया। सर सर इसमें भी सर बन पेरोक्साइड तो बॉन्ड गया बनेगा। है बट और नहीं है कि सही है चलो कि देखो, गलत है। दो सर इसमें भी फॉस्फोरस है। पेरोक्साइड बॉन्ड बनेगा। चलो देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसा है। दो फॉस्फोरस है ना इस तरीके से। अब फॉस्फोरस अगर इस तरह से इन्वॉल्व रहेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये रहेगा, तो इसमें तुम लोग को बताए हैं ये दोनों फॉस्फोरस तो सेंट्रल होगा ही। अब इसमें एक डबल बॉन्ड O पहले से बना लिया करो दोनों के साथ। अगर दो फॉस्फोरस है तो दोनों के साथ एक डबल बॉन्ड O बना लो, है ना, क्योंकि ये डबल बॉन्ड O रहेगा ही, सब हर एक केस में रहेगा। अब इसके बाद बाकी जो बच गए हैं ऑक्सीजन, उसको हाइड्रोजन के साथ डालने का कोशिश करो। तो बाकी 5 ऑक्सीजन बचा हुआ है, 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन तो 4 ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। तो मतलब ये इस तरीके से एक OH यहाँ पे जोड़ दो, एक OH यहाँ पे, 2 इसके साथ आ गया, सिमेट्रिकली करना है, और एक OH यहाँ, एक OH यहाँ पे। तो 4 OH तो इस तरीके से बन गया, मतलब 4 हाइड्रोजन यूटिलाइज हो गया, 4 ऑक्सीजन, और 4 + 2 6 ऑक्सीजन यूटिलाइज हो चुका है। अब बचा है एक ऑक्सीजन। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 3 4 यूज हो चुका है। एक ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा? वो सर बीच में ही बीच जाएगा। में। समझ गए? बीच में। तो यही है H4P2O7। बना था किसी का? यस सर। हाँ सर। तो ये H4P2O7 यहाँ पे इस तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन, जैसे तुमको इस तरह से आ सकता है इसमें कि नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स इन यही H4P2O7। क्या आंसर दोगे इसका? 1। ये हो गया 1। तो जब तक स्ट्रक्चर इसका इस तरह से नहीं पता होगा तो ये सब क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है? क्या अब आइडिया लग गया ना कैसे करना है? अभी भी नहीं बना पाओगे? यस सर। अब हो जाएगा? बताओ। हाँ सर। सबसे यस सर। चलो, अब ये सारे लुईस स्ट्रक्चर बना रहे थे। लुईस स्ट्रक्चर में बेसिकली हम लोग बॉन्ड्स के मतलब कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, कितने लोन पेयर्स होंगे, ये सबसे कंसर्न होते हैं। किस टाइप का शेप होगा या किस टाइप का ज्योमेट्री होगा, ये सब चीज से हमको मतलब नहीं है यहाँ पे, है ना। ज्योमेट्री और शेप हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स में पढ़ेंगे। अब ये जो लुईस का रूल था या ऑक्टेट रूल जो था, लुईस का ऑक्टेट रूल, इसके बहुत सारे लिमिटेशंस थे। लिमिटेशंस बताए ही थे। ऑक्टेट रूल में क्या बोला गया था कि सिर्फ वही मॉलिक्यूल स्टेबल होगा जिसमें सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके अलावा कोई भी जितने भी एटम्स अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है उसमें सारे एटम्स के, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स बन रहे होंगे वो सारे अनस्टेबल हो जाएंगे। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स तो ऐसे मिले जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं भी था लेकिन फिर भी वो स्टेबल था। तो उसको 3 टाइप में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 3 कैटेगरी में उस मॉलिक्यूल्स को। पहला आता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला, ठीक है। इनकम्प्लीट, फर्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस टाइप के मॉलिक्यूल बता सकते हो बॉन्ड बनाने के बाद भी सेंट्रल एटम का ऑक्टेट बी कंप्लीट नहीं होता है? BF3 हाँ, BH3 BF3, BH3, AlCl3, ठीक है। ये सारे मॉलिक्यूल्स, BCl3। इसमें क्या है कि सेंट्रल एटम जो है सब में बोरोन है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, तो इसमें बॉन्डिंग करने के बाद भी इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन आ पा रहा चाहिए है। इलेक्ट्रॉन। हाँ, समझ रहे हो? तो इसको इनकम्प्लीट ऑक्टेट या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। तो पहला तो ये सारे मॉलिक्यूल्स स्टेबल हैं, लेकिन ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए थे, बट ये नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा होता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स।
ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स मतलब जिसके पास ऑड वैलेंस नंबर शेल ऑफ में इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रह जाता है। तो ये बताए थे NO2 हो गया, है ना, NO2 याद है। यस सर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। हाँ, NO हो गया, ये सारे ऑड इलेक्ट्रॉन है। NO2 तो अभी स्ट्रक्चर देखे ही, एक के साथ डबल बॉन्ड बनता है, एक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और इसके पास एक अनपेयर्ड। NO में भी इसी तरीके से N डबल बॉन्ड O बन गया। नाइट्रोजन के पास 5 होता है तो 2, और एक एक इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से अनपेयर्ड बचा हुआ रहेगा। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, बॉन्डिंग करने के बाद भी ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है, साथ साथ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रह जाता है, इसलिए ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको, पेयर नहीं बन पा रहा है वो, ठीक है। तो दूसरा कैटेगरी में ये आ गया। तीसरा कैटेगरी में आता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स। एक्सपेंडेड ऑक्टेट हाइपरवेलेंट जैसे जिसको बोलते हैं, मतलब बॉन्डिंग करने के बाद जो सेंट्रल एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसलिए उसको एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोलते हैं। इसका एग्जांपल बताओ एक्सपेंडेड ऑक्टेट का, बोलो। सर ClF3O2। ClF3O2 बहुत सारे सिंपल भी हैं। PF5 हो गया, जैसे SF6 हो गया, H2SO4 हो गया। H2SO4 में भी सल्फर, जो सेंट्रल एटम है हमारा, देख लो सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बॉन्डिंग करने के बाद, बताओ। H2SO4 में 10। 10। 12। H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाए भूल गया, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे सर ना 12, सल्फर के, सॉरी 12। 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में। तो ये क्या हुआ, 8 होना चाहिए, 8 से ज्यादा है, तो लुईस के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर ही एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, मॉलिक्यूल पाया ही नहीं जाना चाहिए, बट ये सब एग्जिस्ट करता है ना नेचर में। तो ये लुईस का ऑक्टेट रूल का बहुत सारा एक्सेप्शन है इस तरीके से। तो हम लोग 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिए उस टाइप के मॉलिक्यूल्स को। एक होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, दूसरा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, और तीसरा एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स, है ना। इसको देखोगे, इसको बहुत जगह बोला जाता है, इसको हाइपोवैलेंट बोला जाता है, हाइपोवैलेंट स्पीसीज, जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, और जिसमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट है इसको क्या बोला जाता है, हाइपरवैलेंट। पढ़े हो ना ये, हाइपो और हाइपर। हाँ सर। हाइपो मतलब ऑक्टेट से कम रह गया, हाइपर मतलब ऑक्टेट से ज्यादा हो गया। तो हाइपर वैलेंट भी पूछा जा सकता है, कहीं पे ये सब टर्म आता है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस में मिल सकते हैं तुम लोगों को। ये लुईस के ऑक्टेट रूल का ये सब एक्सेप्शंस है, कैसे हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं वो सब बता ही दिए। तो तुम लोग अभी तक प्रैक्टिस नहीं किए हो पूरा, शीट कब तक बन जाएगा तुम लोगों का, ऑलमोस्ट। सर उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है उसके। तो बहुत सारा तो हो ही गया होगा ना बहुत। सर हम तो कल 58 बनाए थे सर। तो उसके बाद कितना ही बच जाएगा, सर बहुत ज्यादा है हाँ। तो अब अगले क्लास तक कंप्लीट हो जाएगा, बताओ। कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सर 129 क्वेश्चन है तो मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए। बाकी लोगों का सर हो जाएगा। यस सर। अगले क्लास तक में, तभी हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट कर पाएंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है जो, या फिर VSEPR थ्योरी है, पहले ये सब कंप्लीट करो पूरा, कुछ पेंडिंग नहीं रखो अभी, ठीक है। और एक बार वो सब रिवाइज करके आना, वो सब थ्योरी बताया गया होगा ना तुम लोगों को, हाँ वैलेंस बॉन्ड, सर वो सब सब रिवाइज बताया करके। गया बस MOT से पहले सब बताया गया है। हाँ, तो वो सब कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज करके आना तुम लोग। नोट्स तुम लोग को मिल गया है ना, नोट्स।
अतुल सर एक पीडीएफ ही भेज दिए थे पूरा नोट्स का, जो पिछले ईयर के बच्चों को पढ़ाए कभी। तो है ना वो तुम्हारे पास, सबके यस पास सर। है, सबके पास अवेलेबल है ना, सबके पास? किसके पास नहीं है तीनों में? सर मेरे पास नहीं है, अगर मतलब ग्रुप में होगा तो मिल जाएगा। तो इन लोग से ले लेना, इन लोग को तो बोले ही थे लास्ट क्लास में, इन लोग से शेयर कर लेना। ठीक है, दे देना इसको, शेयर कर देना, ठीक है। यस सर। सुन, हाँ तो उससे तुम लोग रिवाइज करके आना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और VSEPR थ्योरी ये पढ़ के आना, और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत, उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक यहाँ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, समझ गए? नहीं यस सर। यस सर। हो जाएगा ना नेक्स्ट क्लास तक? अब इस वीक में तो नहीं है क्लास, है क्या? है सर, परसों ही है। अच्छा, सैटरडे को, ठीक है, तो सैटरडे तक करो। बाकी अगले क्लास में करते हैं हम लोग आगे, ठीक है।